मैं बोल क्लास स्टार्ट की जाए। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Before we start today's session, I would like you to give me a hint by typing that am I audible to all of you or not? If yes, then we'll start our session. Okay, that's great. अच्छा जी, कल मैं आपको अब कुछ, जैसे कल भी हमने क्या किया था कि हमारा कल का पर्पस था कि मैं आपको चैप्टर नंबर 3 का मैंने पहले आपको ओवरव्यू दिया, और उस ओवरव्यू को देने के पीछे जो पर्पस था वो ये था कि हो सकता है कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो बहुत से कंफ्यूजन होने की वजह से आपको आपके जहन में सवाल आ रहे थे। तो मेरी कोशिश कल के सेशन में ये हुई कि पहले मैं आपको बेसिकली एक पूरा ओवरव्यू दे दूं, जिससे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हेल्प होगी कि आपके सवाल जो भी हैं उसका जवाब मिल जाए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने सवाल किए जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि उनके सवाल करने का जो मुझे पर्पस लगा वो ये कि उन लोगों ने, पहली बात ये है कि एक कॉन्फिडेंस शो किया, और वो कॉन्फिडेंस ये था कि अगर समझाने के बावजूद भी समझ नहीं आ रहा तो उन्होंने बताने की ज़हमत की। ऐसा नहीं रखा कि अपने हद तक बात रखी, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि उनको एक और दफ़ा समझाने का मुझे मौका मिला। तो जो बच्चे एक बार समझने के बाद फिर भी नहीं समझते और कहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको इसी तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए अपना थ्रू आउट द सेशन। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैं इसका पहले आपको ओवरव्यू दे दूँगा, और ओवरव्यू देने से एक फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा ये होगा कि हम स्ट्रीमलाइन हो जाएँगे। हम क्या हो जाएँगे बेटा? स्ट्रीमलाइन हो जाएँगे। तो आज हम रिमेनिंग जिसे कहना चाहिए कि पेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो रिमेनिंग पेजेस को डिस्कस करने की जहाँ तक बात आती है, तो आज की इस क्लास में जो हम अ, चीज़ों को समझेंगे या डिस्कस करेंगे, उनमें से सबसे पहली चीज़ है मेरे बच्चे, डिपार्टमेंटलाइजेशन। सही है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसको डिस्कस करेंगे बेटा। फिर हम डिस्कस करेंगे चेन ऑफ कमांड को। फिर हम डिस्कस करेंगे चेन ऑफ कमांड को। फिर हम डिस्कस करेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल को। हम क्या करेंगे? स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किसको डिस्कस करेंगे? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब पता है क्या? हिरार्की। क्योंकि हिरार्की का वर्ड बहुत से स्टूडेंट्स को उस तरह से समझ नहीं आ पाता, इसलिए आपकी बुक ने क्या किया? क्या वर्ड यूज किया? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम समझेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है। किस तरह के नेचर ऑफ बिजनेस में या किस तरह के स्ट्रक्चर वाले बिजनेसेस में हम इस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग की टाइप, मैं कहता हूं कि यार सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसीजन मेकिंग करने का तरीकेकार। ठीक है। और आखिर में हम देखेंगे वर्क स्पेशलाइजेशन। ठीक है बेटा। तो हम ये 6 चीजों को आज की क्लास में डिस्कशन का पॉइंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल
से ये स्टार्ट करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं जितनी भी बातें इस एग्जाम्पल में कवर करूं वो तमाम की तमाम चीजें आपको हेल्प आउट करे टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, कल हमने मेरे प्यारे बच्चों एक चीज डिस्कस की थी जिसे हम कहते हैं फंक्शंस। क्या आपको याद है कि कल हमने एक चीज डिस्कस की थी फंक्शंस, जिसे मैंने कहा था ट्रेडिशनल, जिसे मैंने कहा था ट्रेडिशनल। अब ऐसा है कि फंक्शन और ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, पहले मैं रिपीट कर देता हूं ताकि डिपार्टमेंटलाइजेशन समझाना आसान हो जाए। देखिए, मिसाल के तौर पे मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग। अब कोई अल्लाह का वास्ता ये ना कहे कि सर अगर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो क्या फंक्शंस नहीं हो सकते? प्लीज ये हरकतें ना की जाए, आप लोगों को कसम है, इस तरह के इस तरह की बातें ना सोची जाए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और उससे मैं बात को समझा रहा हूं, ठीक है बेटा? तो हम यहाँ कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। अब इस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम बेसिकली वो एरिया तमाम एरियाज को इनकॉर्पोरेट करते हैं कि हम इस पर्पस को क्या कर सकें, इस पर्पस को अचीव कर सकें। ठीक है बेटा, इस पर्पस को अचीव कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्किल के एम्प्लॉयज को हायर करते हैं और इन एम्प्लॉयज को हायर करने पे हम क्या करते हैं, उनसे एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करवाते हैं। इस स्पेसिफिक टास्क को अगर मैं फंक्शन कह दूं तो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या कर रहे हैं, परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर सेशन परफॉर्म करते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, आगे बढ़ते। अब लेट सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सॉरी अकाउंट्स डिपार्ट नहीं है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक है मिस्टर ए। ये है मिस्टर ए, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटी को संभालता है, तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटी को संभालता है। एक है मिस्टर बी, जो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले तमाम लीगल का मतलब क्या है कि कोई कोर्ट का नोटिस आ रहा हो, या मिसाल के तौर पे कोई कंप्लायंस करनी हो, टैक्स का काम हो, ईटी, कोई XYZ कोई भी चीज हो, आप क्या करेंगे, ये जो मिस्टर बी है इस चीज को देखेगा। सही है बेटा? अब देखो, बात सारी ये है कि मैं अभी फिलहाल एग्जाम्पल में ये दो लोग ले रहा हूँ, प्लीज अल्लाह का वास्ता कोई ये ना समझना कि आप दो लोग ही होंगे, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लंबी नहीं कर रहा मैं। तो अब ये दो लोग हैं, जाहिर सी बात है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड आपका काम बढ़ेगा। पहले दिन में 10 ट्रांजैक्शन होती थी, अब दिन में 100 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, फिर 1000 होंगी, फिर 10,000 होंगी। तो कहने का मकसद है कि मुझे एक बंदा जो मेरा पहले एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस के तरीके से काम कर रहा था वो नहीं कर सकेगा। सही है? जब वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेगा तो उससे क्या होगा, मुझे और लोगों को ऐड करना पड़ेगा। अब जब मैं और लोगों को इस बंदे के साथ ऐड करूंगा तो मैं सबसे पहले उन लोगों को ऐड करूंगा, या उन लोगों को ऐड करने, बेटा अगर मेरी वॉइस लैग कर रही है तो आप काइंडली एक काम करें, आप वापस रीज्वाइन कर लें मेरा बेटा। अगर वाकई लैग कर रही होती है तो बाकी बच्चे भी मुझे बता देते हैं, लेकिन अगर आपके साथ ये मसला है तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे रीज्वाइन कर लें
और एक सवाल आया लीगल मीन्स जिसकी अथॉरिटी दी गई हो। बेटा लीगल का मतलब ये नहीं होता कि जिसकी अथॉरिटी दी गई हो। लीगल का मतलब ये होता है कि कोर्ट कचहरी के मामलात कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, इससे कहा जाता है लीगल। ठीक है बेटा, क्या ये बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? आगे बढ़ सकते हैं? शाबाश, जवाब दे दे जल्दी से, आगे बढ़े। बेटा कोर्ट की तरफ से नहीं है, कोर्ट की तरफ से नहीं है। कोर्ट की तरफ से नहीं है, कोर्ट से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं। मिसाल के तौर पे कोर्ट की तरफ से नोटिस आ रहा है कि भाई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या आपने टैक्स पे नहीं किया, या आपकी प्रॉपर्टी का कोई मसला है, या आपने जो कारोबार कर रहे हैं उस पे फला इशू है, आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते अपने बिल्डिंग की। इस तरह के तमाम रीजंस, तमाम इश्यूज में आप क्या करते हैं, लीगल, इसे कहते हैं लीगल मैटर। पेनल्टी लग गई, कोई भी XYZ चार्ज लग गया जिसकी वजह से आपका काम रुक रहा है, तो ये तमाम लीगल मैटर्स कहलाते हैं। क्या ये बात अब समझ आती है? अब आगे बढ़ू बेटा? अच्छा जी, अब बात यह है कि अब जाहिर सी बात है, बात ये हम कर रहे थे, कोशिश कीजिए कि सवाल एंड में पूछे, कोशिश कीजिए सवाल एंड में पूछे, वरना ये पूरा रिदम है ना खराब हो जाता है मेरा, रिदम इंपॉर्टेंट है मेरा। अच्छा जी, फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए अब मुझे, क्योंकि क्वांटम बढ़ गया है, क्वांटम किसको कहते हैं बेटा? क्वांटिटी को कहते हैं। क्वांटम का मतलब क्वांटिटी। मेरे काम की क्वांटिटी बढ़ गई है, मेरे काम की क्वांटिटी बढ़ गई है, इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, इसकी वजह से मैं और लोग ऐड कर रहा हूं। तो मैं जो लोग इस डिपार्टमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट नहीं कह रहा, मैं जो लोग इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को संभालने के लिए ऐड करूंगा, मेरी कोशिश क्या होगी, ये लोग भी सेम स्किल के लोग हों, कोशिश होगी ना। तो जब इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को संभालने के लिए 2 3 4 नंबर की कैद नहीं है, समझाने के लिए नंबर यूज कर रहा हूं। कोई ये नहीं कह देना सर दो बंदे होंगे तो डिपार्टमेंट होगा। तो बेटा मिनिमम दो, मैक्सिमम जितने आपको रखने हैं, क्योंकि एक बंदे का तो डिपार्टमेंट नहीं होगा ना। तो कहने का मकसद ये है कि डिपार्टमेंट का वर्ड आप तब यूज करते हो जब एक काम को संभालने के लिए एक ऑपरेशनल एक्टिविटी को, एक ऑपरेशनल एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए आपने दो लोग या ज्यादा से ज्यादा जितने आपकी रिक्वायरमेंट हो, 4 भी रख सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट हो। इसकी एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल के लिए हम ARTT का जो हमारा एडमिन है, एडमिन से मुराद जो बच्चों को ये बताता है कि CA किस तरह से किया जा सकता है, काउंसलिंग अगर मैं कहूं, काउंसलिंग के लिए हमारे पास हमारे एक बहुत अच्छे टीम मेंबर हैं, काफी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। वो क्या करते हैं, जिस तरह से बच्चों को डील करते हैं, बच्चों का सेटिस्फेक्शन आता है, उनके पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन आता है कि नहीं यार, हर लिहाज से इदारा हेल्प आउट कर रहा है बच्चों को, तो ये बेहतर है। अब देखो उनका पहले काम क्या था, क्योंकि हमारे इदारे में अभी तक पहले CA ACCA भी था, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ऑपरेशंस रोक दिए गए थे, तो अभी फिलहाल सिर्फ किस पे फोकस था, CA पे। अब साथ साथ क्या आ गया है, ACCA भी आ गया है। अब बात सारी ये है कि जाहिर सी बात है, एक इंसान हर वक्त तो अवेलेबल नहीं हो सकता, एक इंसान हर वक्त तो अवेलेबल नहीं हो सकता, एक इंसान हर वक्त तो अवेलेबल नहीं हो सकता।
तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने 2-3 और लोग ले लिए जो कि क्या करेंगे, इस डिपार्टमेंट, काउंसलिंग डिपार्टमेंट को संभालेंगे। अब एक बच्चा ये सोच सकता है कि सर मिसाल के तौर पे एंटरप्रेन्योर, देखो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कारोबारी इंसान। उर्दू में समझा रहा हूं, जरा सुनिएगा। कारोबारी इंसान को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। उसका कभी ये मतलब नहीं है कि वो डिपार्टमेंट नहीं बना सकता। वो कसम खा के नहीं आया कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगा। आपको सीए करना है तो आप सीए करने के लिए यहां पर आए। आप कारोबार करोगे तो कोई बंदा नहीं रखोगे अपने अंडर। यानी कहने का मकसद है एआरटीटी के जो ओनर्स हैं, दे आर द एंटरप्रेन्योर। क्या उन्होंने एडमिन डिपार्टमेंट नहीं बनाया? क्या उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं बनाया? फॉर सपोज आपके पास सीडीसी है, सीडीसी के जो ओनर्स हैं, क्या उन्होंने ऑपरेशन डिपार्टमेंट नहीं बनाया? तो ये बात तो थोड़े सोच के हमें अजीब लगेगा कि मैं अगर बात कर रहा हूं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पता है क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है, आज के बाद अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझने की कोशिश करें तो आज के बाद एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है, एक ऐसा इंसान जिसके पास ऐसी स्किल है जो तमाम रिसोर्सेस को इस अंदाज में गैदर करेगा कि वो अपने पर्पस और टारगेट और गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। बात समझ आ रही है? अब मैंने यहां पर क्या कहा कि मैंने इस पर्टिकुलर काउंसलिंग सेशन में 2-3 लोगों को, यानी कि मैंने एक डिपार्टमेंट की शक्ल दे दी। अब इस डिपार्टमेंट मतलब इस काउंसलिंग सेशन करने वाले लोगों का, यानी इसको डिपार्टमेंट का जब मैंने नाम दिया, अब इस डिपार्टमेंट में कौन किस वक्त बैठेगा, कौन किस वक्त बात करेगा, किस बंदे को किस तरह से स्टूडेंट को एंटरटेन करने की इजाजत है। फॉर सपोज मेरे पास ये 3 बंदे हैं। फॉर सपोज मेरे पास ये 3 बंदे हैं। इसमें से एक बंदा कहता है कि आप सिर्फ एसीसीए के और सीए के, बल्कि मैं कहता हूं कि आप सिर्फ क्या काम करोगे, एसीसीए के इनिशियल पेपर्स में आप हेल्प आउट करोगे। मैंने इसकी ड्यूटी लगा दी कि आप पीआरसी के पेपर्स को डील करोगे, और मैंने इनको कहा कि आप पार्ट 2 यानी एसीसीए के बड़े पेपर्स और सीए के बड़े पेपर्स को डील करोगे। तो अब मैंने क्या किया, टीम वर्क। अब इसको टीम का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन टीम ये नहीं होती। टीम का नाम देना और टीम का होना, दोनों में फर्क है बेटा। समझ आ रही बात? टीम का नाम देना और टीम का होना। सर मैं इसे टीम का नाम दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं ये टीम भी नहीं है, क्योंकि बेटा टीम के अंदर एक तरह के काम करने वाले लोगों को नहीं रखा जाता। एक तरीके के काम करने वाले लोगों को जहां रखा जाता है उसको कहते हैं डिपार्टमेंट। कि इस डिपार्टमेंट में सिर्फ करियर काउंसलिंग करने वाले ही लोग बैठेंगे, काम करेंगे। अब कोई ये अल्लाह का बंदा ना कह दे कि सर अगर किसी करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट में फाइनेंस का बंदा बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, तो बेटा इस तरह की बातें करने पे कोड़े कोड़े होने चाहिए। कोड़े कोड़े होते हैं ना, बेल्ट बेल्ट होनी चाहिए उस बच्चे पे, ड्यू 10 बेल्ट इस तरह के सवाल करने पे। ठीक है बेटा? अब हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया कि हमने ये बात कही कि जब एक तरह के काम करने वाले लोग, एक तरह के काम करने वाले लोग, एक तरह की स्किल में इन्वॉल्व लोग, अब देखो कोई काम ज्यादा करता है, कोई काम कम कर रहा है, कोई काम रिव्यू कर रहा है। हम एक डिपार्टमेंट की शक्ल क्यों देते हैं? ताकि हम एक डिपार्टमेंट की शक्ल इसलिए देते हैं ताकि हम उस डिपार्टमेंट यानी कि उसमें काम करने वाले लोगों को अकाउंटेबल करार दे सकें कि भाई एडमिन का काम था कि बच्चों को सही तरीके से एडमिशन दिलाने में हेल्प करे। बच्चा जब आएगा, बच्चों को बहुत से पोर्टल में इशू आएंगे, क्लासेस में इशू आएंगे, टाइम टेबल में इश्यूज आएंगे, सब चीजों में इश्यूज आएंगे। फुरकान बेटा, टीम मींस जिसमें ऑल मेंबर डिफरेंट काम करे। मैंने यहां पे ये बात कही नहीं है। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट टीम को देख लें। देखो हर कोई बैट्समैन, हमारे पास बैट्समैन है ना, बॉलर्स हैं,
लेकिन उनका पेस, उनका स्किल सेट, उनकी एक्सपर्टी, उनका वे टू परफॉर्म देयर पर्टिकुलर स्किल, उसके बेस पे हम रखते हैं। हर बंदा एक्सपर्ट उठा लेना, इस तरह से नहीं करते। सही बेटा। अब हम बात करते हैं चेन ऑफ कमांड की। चेन ऑफ कमांड का अगर मैं चेन ऑफ कमांड अब मैं समझा रहा हूं। चेन ऑफ कमांड में समझा रहा हूं। देखो, चेन ऑफ कमांड का मतलब पता है क्या है? अब इसका मतलब है लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी को आसान जबान में पता है क्या बोलते हैं? एक डिसीजन को अप्रूव करने में, एक डिसीजन को अप्रूव करने में जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, उन तमाम लोगों को हम कहेंगे लाइन ऑफ अथॉरिटी, और उनको हम कह सकते हैं चेन ऑफ कमांड। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक एडमिन स्टाफ को रखा, ये एग्जाम्पल अलग है। हाँ, ये एग्जाम्पल अलग है। आपने एक बॉय रखा है जिसका नाम है मिस्टर सी। इस मिस्टर सी का काम क्या है? इस मिस्टर सी का काम यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट हैं, उनमें अगर किसी चीज की जरूरत हो, उस जरूरत को फुलफिल करना। इसने देखा, मिस्टर सी ने देखा कि एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आईटी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में दो कंप्यूटर खराब हो गए हैं, तो ये मिस्टर सी इस आईटी डिपार्टमेंट वाले के पास गया और पूछा कि भाई ये कंप्यूटर खराब हो गए हैं, तो क्या मैं सप्लायर मतलब वेंडर मतलब जो मुझे ये पर्टिकुलर पीसी या कंप्यूटर बेच रहा था, क्या मैं उससे कांटेक्ट करके आपके ये मसले को हल करवा दूं? बोला हाँ, करवा दो। अब ये दो कंप्यूटर उठा के कहाँ लेके चले गया? सप्लायर के पास, रिपेयर की नियत से। क्या नियत थी? रिपेयर की नियत से। मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्जाम्पल दे रहा हूं उससे मतलब ये नहीं समझना आप कि इसी एग्जाम्पल में ही चेन ऑफ कमांड है। एक तो मेरे बच्चे इतने मासूम हैं कि जो एग्जाम्पल देता हूं उसी को कहते बस यही है और कुछ नहीं है। प्लीज ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, ठीक है बेटा? ऐसा मत करें बेटा, ऐसा मत करें। मर के सबने जवाब देना है, आप लोगों ने भी देना है बेटा, ऐसा मत करें। आगे बढ़ते हैं हम। अब रिपेयर करने गया तो लेट सपोज एक पीसी था जिसमें लेट सपोज 1000 रुपए का खर्चा था, और एक पीसी था जो बन ही नहीं सकता था, अब हुआ ये कि सबसे पहले ये जो मिस्टर सी है, अब सुनना प्लीज, मिस्टर सी आईटी डिपार्टमेंट के मिस्टर डी के पास आया, जो कि उस डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक मामूली सा एम्प्लॉय था। उसके पास आया और कहा भाई बात सारी ये है कि एक पीसी तो बिल्कुल बन ही नहीं सकता, उसका क्या करना है जरा बताओ। तो मिस्टर डी गए मिस्टर ई के पास। मिस्टर ई कौन है? सीनियर मैनेजर। चलो सीनियर मैनेजर ना रखो वरना फिर तुम मेरा और लहू बनोगे। मिस्टर डी कौन है? मिस्टर डी है ऑफिसर। मिस्टर डी कौन है? ऑफिसर।
फिर मिस्टर डी किसके पास गए? मिस्टर ई के पास। मिस्टर ई को कहा कि भाई बस, मिस्टर ई कौन है? असिस्टेंट मैनेजर। उनके पास गए और कहा कि भाई ये पीसी में ये मसला है। उन्होंने बोला यार अच्छा मुझे एक बात बताओ, यानी ये मिस्टर ई बोल रहे हैं, मिस्टर ई क्या बोल रहे हैं कि एक बात बताओ मिस्टर डी, अगर ये पीसी ना बनाया जाए और अगर हम एक ही पीसी पे काम करें तो क्या हम आसानी से काम कर सकते हैं? बोला सर कर तो सकते हैं, लेकिन हमारे काम में फिर स्लो आ जाएगा, स्लो एफिशिएंसी, लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे। बोला अच्छा चलो ठीक है, लेट मी आस्क द, अब मैं यहाँ एक दो चीजें स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने का मतलब है लंबी हो जाएगी बिला वजह। अब मैं असिस्टेंट मैनेजर के बाद डेप्यूटी मैनेजर बताऊं, फिर मैनेजर बताऊं, थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा अगर मैं एक दो हिरारकी खत्म कर रहा हूं। समझाना चेन ऑफ कमांड है, समझाना मकसद चेन ऑफ कमांड। मैनेजर के पास बात आई, मैनेजर ने बोला कितने का पीसी बन रहा है? बोला भाई ये जो आपका पीसी बन रहा है लेट सपोज 80,000 का बन, एग्जाम्पल के तौर पर 80,000 का पीसी। बोला अच्छा। अब बोला मैनेजर ने बोला कि भाई देखो मेरे पास जो अथॉरिटी है ना, मैं कितने तक के खर्चे, मतलब कितने तक की अप्रूवमेंट दे सकता हूँ, अप्रूवल दे सकता हूँ अगर ये 50,000 का होता है। यानी मेरे पास अप्रूव करने की कोई ना कोई लिमिट है कि 50,000 तक अगर नौबत पड़ जाए खर्चे करने की तो मैं क्या कर सकता हूँ? इजाजत दे सकता हूँ, इजाजत दे सकता हूँ। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा की चीज है। अब एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं। सर एचओडी नहीं लगा है, चलो भाई एचओडी को भी बुला लेते हैं। एचओडी से पूछा, एचओडी ने कहा कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला जो हेड है ना उससे बात करें। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के एचओडी से बात की गई। अब मुझे एक बात बताओ, मिस्टर सी ने काम करवाना है एक, और वो काम क्या करवाना है? वो काम क्या करवाना है? पीसी बदलवाना है। अब उसके लिए जितने लोगों से ये बात होते हुए जाएगी और फिर जाके ये काम होगा, इस पूरी लाइन को हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। क्या कहते हैं? चेन ऑफ कमांड। बात समझ आती है कि नहीं आती? अब यहां पर कोई मेरा बच्चा ये बोले कि सर सोल प्रोप्राइटर में तो चेन ऑफ कमांड होती ही नहीं है। बेटा होती है, लेकिन कम होती है। होती है लेकिन कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक सोल ट्रेडर में लॉन्ग चेन ऑफ कमांड ना हो, ऐसा भी नहीं कहा गया। बात को सुनिएगा। हमने क्या कहा कि भाई एक बच्चा सवाल करता है कि सोल ट्रेडर में क्या, सोल ट्रेडर में तो चेन ऑफ कमांड होती ही नहीं है। तो बेटा ऐसा नहीं है, चेन ऑफ कमांड होती है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो कहीं कम होता है और कहीं ज्यादा होता है, डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ द बिजनेस। सोल ट्रेडर भी साइज के हिसाब से चलते हैं। समझ आ रही है बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने यहां पर चेन ऑफ कमांड पे बात कर ली, अब हमें बात करनी है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल सही है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल ये है कि एक मैनेजर की कैपेबिलिटी कितनी है कि वो उसके अंडर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकता है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को यहां पर नाम दिया है सब ऑर्डिनेट। यानी अगर एक मैनेजर अपने अंडर 10 लोगों को कंट्रोल कर रहा है तो उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा उसे हम कहेंगे वाइड। तो सर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सर इसका मतलब यह है कि 10 लोग जहां पर हो वही वाइड होगा, वो
नैरो में नहीं भाई, डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ द बिजनेस। कहने का मकसद ये है कि एक मैनेजर है, ये मैनेजर है, इसके अंडर 2 लोग हैं, और एक मैनेजर है, इसके अंडर 10 लोग हैं, तो मैं किसे वाइड कहूंगा? इसे ही कहूंगा ना, और इसे क्या कहूंगा? नैरो। इस नैरो को मैं एक और नाम देता हूं टॉल, इस नैरो को मैं एक और नाम देता हूं टॉल, और इसको मैं क्या नाम देता हूं? फ्लैट। भाई सिंपल सी बात है, मैं अगर आज की क्लास में अराउंड 27 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो इट मींस मेरा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो क्या होगा? वाइड। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली एक टीचर है, वो अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और उनके पास ऑनलाइन स्टूडेंट की जो क्वांटिटी है वो 60 है, तो अब ऑटोमेटिकली मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो जाएगा कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर टीचर जिसके पास 60 लोग हैं। लेकिन नैरो में हमारी कोशिश ये होती है कि ज्यादा नंबर ऑफ पीपल ना रखे जाएं। अब इस नंबर ऑफ पीपल की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। इस टॉल स्ट्रक्चर को हम वर्टिकल भी कहते हैं और फ्लैट को हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑब्वियस, ऑब्वियस है। अब हमने क्या पढ़ना है? हमने अगर देखें आज के एजेंडा के अकॉर्डिंग, हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बेटा हमने अभी क्या चीज डिस्कस की थी? चेन ऑफ कमांड। इस चेन ऑफ कमांड में जितने लोग शामिल हैं, इन तमाम लोगों को हम कहते हैं लेवल, इन तमाम लोगों को कहते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? तमाम लोगों को कहते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, इन तमाम लोगों को कहते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा जो बच्चे नेट डिस्कनेक्ट की वजह से, जो बच्चे नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से क्लास में प्रॉपरली क्लास को अटेंड नहीं कर सके, जिस तरह कल का लेक्चर मैंने आपको सेंड कर दिया पोर्टल पे और यूट्यूब पे, इसी तरीके से आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा।
आगे बढ़े बेटा, यहां तक सब क्लियर है? चलें जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पर काम क्या है? अब हम क्या चीज को डिस्कस करेंगे? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो, मैंने आपके सामने यहाँ पर अच्छा, अब हम यहाँ बात करते हैं। मुझे जरा एक बात बताएं, आपके सामने ये मिस्टर सी वाली हिरार्की नजर आ रही है? मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, ये डायग्राम नजर आ रही है? मेरे प्यारे बच्चों, जरा बात देखें। अगर मैं लैपटॉप खरीदने, सॉरी, पीसी खरीदने की इजाजत इसे ही दे देता, तो मुझे बताओ, क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले तक बात जाती? फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला कौन है? ये इसका मतलब ये है कि भाई, कंप्यूटर की जरूरत का सबसे ज्यादा अंदाजा किसको होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को या आईटी डिपार्टमेंट वाले को? तो आप कहेंगे सर, आईटी डिपार्टमेंट वाले को पता है, काम वो करते हैं। तो मेरे बच्चों, आज आप जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये क्या है? लोकल क्या है? लोकल को क्या मतलब? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क पता है क्या है? सेंट्रलाइजेशन में एक इंसान के पास तमाम डिसीजन मेकिंग है। एक इंसान के पास तमाम डिसीजन मेकिंग है। अब यहां कोई बच्चा फुदक के आए और कहे कि सर, क्या सोल ट्रेडर, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, कहे एक एंटरप्रेन्योरशिप, क्या सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकता? एक बच्चा फुदकता हुआ आए और ये कहे कि सर, क्या एक एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर भी ना कहे और कहे एंटरप्रेन्योरशिप, क्या वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकता? तो आप उसको क्या जवाब देंगे? आप उसको बोलेंगे, प्यारे बेटे, प्यारे भाई, देखें, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें एक इंसान तमाम डिसीजन ले सकता है। सही है? क्योंकि उसकी नौयत कितनी है। लेकिन फिर एक डिपार्टमेंट को ग्रो करना है, तो वो अगर अपनी इस डिसीजन मेकिंग में कोई शेयर ले आए, डिसीजन मेकिंग को शेयरिंग पर्पस पे ले आए, तो हम क्या कहेंगे? हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये डिसेंट्रलाइज हो गया। हम बेसिकली ये डिसेंट्रलाइजेशन में का जो एक वर्ड आया है, वो ये है, वो आपको ये समझाना चाहता है कि अब ये जो दो लोग हैं, ये लेट्स सपोज ये दो लोग हैं, पहले सारे डिसीजन कौन लेता था? ये बंदा। मैं इसका नाम लिख देता हूं, लेट्स सपोज ये है, ये बंदा है, ये बंदे का नाम है मिस्टर अली। पहले डिसीजन सारे कौन लेता था? मिस्टर अली लेता था।
क्योंकि वो कौन था? सोल ट्रेडर था। कौन था? सोल ट्रेडर। अब उसने बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि बिजनेस को ग्रो करना था, पार्टनर की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? पार्टनर की। तो उसने क्या किया? डिसीजन मेकिंग को शेयर करने की नौबत आ गई। तो सर अब भी क्या डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट आएगा? अभी रुक जाओ, अभी नहीं आया, अब आने वाला है। एक दिन मिस्टर अली और मिस्टर अब्बास बैठे थे और उन्होंने कहा कि यार अली, डे वन पे बिजनेस तो तेरा था, तूने मुझे पार्टनर बनाया, जरा आज बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन से काम के डिसीजन तू ले सकता है और कौन से काम के डिसीजन मैं ले सकता हूं। बात समझ आ रही है? बेटा अगर आवाज नहीं आ रही तो काइंडली रीज्वाइन कर लें, बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है। तो अब मैंने कहा, मिस्टर अली ने कहा देखो फाइनेंस से रिलेट, आईटी से रिलेट, ऑपरेशन से रिलेट जितने फैसले हैं मैं लूंगा, और मार्केटिंग से रिलेट आप डिसीजन लेंगे। लेकिन लेकिन जब बात बजट की आएगी तो आपको मुझसे कंसर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंडर कौन सा डिपार्टमेंट आता है? फाइनेंस का। और आसान करके समझा दूं, आपने किसी इंसान को डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी उस हद तक दी है जिस हद तक आप चाहते हैं। उसके बाद आपने उसकी पर्टिकुलर अथॉरिटी को क्या किया? कम कर दिया कि भाई यहां से आगे आप नहीं बढ़े। स्नेहा आपका सवाल है, सर माय क्वेश्चन इज दैट इफ हिरार्की पॉसिबल नहीं सोल ट्रेडर में, तो मेरे बेटे मैंने कब कहा हिरार्की पॉसिबल नहीं? का वर्ड किसने कहा आपसे? मुझे जरा वो बात बताएं। मैंने कहा कि बेटा सोल ट्रेडर बिजनेस का जब नाम सुना जाता है तो सोल ट्रेडर का मतलब आता है कोई दुकान होगी। कौन होगी? दुकान होगी। अब एक दुकान पे हिरार्की तो नहीं बना सकता ना मैं, लेकिन अगर वो दुकान से 4 दुकान हो जाए, 5 दुकान हो जाए, 6 दुकान हो जाए, 10 दुकानें हो जाए, अब हिरार्की भी होगी, डिपार्टमेंट भी बनेगा, लेकिन वो सोल ट्रेडर भी है। अब क्लियर है? आगे बढ़े। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का फर्क क्या है? कि मिसाल के तौर पे आपके वालिद साहब, आपके घर वाले कहते हैं बेटा कहां से पढ़ना है? आपने कहा भाई एआरटीटी से पढ़ना है। लेकिन आपके पेरेंट्स ने एक बात कही, बेटा जहां से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन देख के पढ़ना कि फीस ज्यादा ना हो। इसका मतलब अब वो जो उन्होंने कहा है ना जहां से पढ़ना, उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? पैसों की रिस्ट्रिक्शन। अब क्या सर पैसों की रिस्ट्रिक्शन होगी तो ही डिसेंट्रलाइज होगा? नहीं बेटा, ये एग्जाम्पल दी है। ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल को हम हकीकत क्यों समझ रहे हैं? वरना फिर एग्जाम्पल देना छोड़ देना चाहिए हमें।
क्योंकि मैंने अक्सर क्लास में बच्चों को एग्जाम्पल को कॉन्सेप्ट बनते हुए देखा है कि एक बच्चे को एग्जाम्पल से एक बात समझाओ तो वो उस एग्जाम्पल को कॉन्सेप्ट बना लेता है। तो बेटा ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे सवाल नहीं किया जाता। आप देखें, आप एग्जाम्पल से बात को आसान किया जाता है, बात समझाना आसान हो जाता है, लेकिन वो बात होती नहीं है। एग्जाम्पल से समझाना, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग अलग है और जो बात कही जा रही है वो अलग है। तो आई होप कि यहां तक मेरे बच्चों को बातें काफी क्लियर हो गई हो, लेकिन अभी भी हम एक आखिरी एरिया में हैं जिसे हम कहते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? देखो बेटा, बात सारी ये है कि जब आप वर्क स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो आपके बिजनेस को भी उसी नेचर का होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम यहां पर बात करते हैं एक हॉस्पिटल की, एक हॉस्पिटल की एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब क्या सर वर्क स्पेशलाइजेशन से हॉस्पिटल में ही होगा? अब ऐसा पूछने वालों को हम क्या कह सकते हैं? बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल से वर्क स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन इसका कभी ये मतलब नहीं है कि वर्क स्पेशलाइजेशन सिर्फ हॉस्पिटल में यूज होगी। बात समझ आती है बेटा? हॉस्पिटल में आपने देखा कि ईएनटी का डॉक्टर अलग, जर्नल फिजिशियन अलग, हड्डियों का डॉक्टर अलग, दिमाग का डॉक्टर अलग, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग। तो ये सारे अलग अलग जो डॉक्टर हैं ये अपनी फील्ड के स्पेशलाइज हैं। अब इस स्पेशलाइज्ड काम करने वाले लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग को कभी भी सेंट्रलाइज कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है और वो पैसे लाने में देर कर देता है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? पहले मैं रुक फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले से पूछ लूं, अगर वो इजाजत देता है तो तेरा ऑपरेशन करता हूं, वरना मैं नहीं करता। ऐसा तो नहीं कह सकता ना, क्योंकि उसको उसकी नौयत का बेहतरीन अंदाजा है कि भाई अगर इसके इस टाइम पे इलाज नहीं किया तो ये बेचारा मर सकता है। तो इस चीज के लिए पूरी डिसीजन मेकिंग किसके अंडर है? उस पर्टिकुलर डॉक्टर के अंदर। तो मैंने यहाँ पर आपको जितनी बातें समझानी थी रिमेनिंग वो मैंने समझा दी मेरे बच्चों। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बेटा देखो, चेन ऑफ कमांड, एक मिनट है बेटा, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, अच्छा तो अब आप मुझसे एक मिनट, ना बेटा एक मिनट। हाँ जी, अब आप पूछें, क्योंकि कल कुछ बच्चों ने, अच्छा तो हम यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक एक चीज वजिया का जवाब दे दूं। सर क्या चेन ऑफ कमांड फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों? बेटा देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन में जो तरीकेकार अपनाया जाता है, जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है,
वो फॉर्मल होता है। उस स्ट्रक्चर को यूज टू बनाने के लिए जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है वो इनफॉर्मल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप पीआरसी की क्लास लेते हैं तो हर किसी टीचर की अलग अलग टाइमिंग है। ऐसा तो नहीं कि आप मार्च बैच में आई और बैठ गई क्योंकि वहां अकाउंटिंग की क्लास आपको लेनी थी क्योंकि आपको कहीं जाना था। इस तरह से तो नहीं कर सकते, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हाँ, उस क्लास में जिस स्ट्रक्चर में आप गई हैं वहां के टीचर उसको आप किस तरीके से एनवायरनमेंट बनाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ें। चेन ऑफ कमांड का मतलब है एक डिसीजन लेने के लिए कितनी लेयर्स तक बात जाएगी। तो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो। सवाल आपको मैं आपका सवाल मैं सही करता हूं बेटा। चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि लेवल ऑफ पीपल से परमिशन, कितने लेवल ऑफ पीपल से परमिशन लेनी पड़ेगी, इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड। एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल होता है। उस फॉर्मल स्ट्रक्चर को बेहतर अंदाज में यूज टू बनाने के लिए हम इनफॉर्मल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। रोहान बेटा, वर्क स्पेशलाइजेशन में मैंने समझाया। 1 मिनट में रोहान का जवाब दे दूं बेटा, जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। रोहान बेटा, मैंने जो डॉक्टर की एग्जांपल दी, मुझे एक बात बताओ, अगर डॉक्टर को किसी पेशेंट का इलाज करना हो तो वो क्या किसी से परमिशन लेगा? नहीं लेगा। उसका रीजन ये है कि अगर वो परमिशन लेना शुरू कर दे तो क्या मसला हो जाएगा कि उसके डिसीजन, किसी और के डिसीजन की वजह से इस पेशेंट की लाइफ को थ्रेट है। तो हम ऐसी जगहों पे ऐसी थ्रेट, मिसाल के तौर पे कि एम्बुलेंस थी। अब एक इंसान एक कैफियत में होता है तो वो एम्बुलेंसेस को कॉल करता है। अब एम्बुलेंस को कॉल करता है तो अब एम्बुलेंस एक जाए या दो जाए, कहने का मकसद मेरा क्या है? मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बंदा जिस काम को करने में स्पेशलाइज होता है उसको हमेशा हमारी कोशिश होती है कि कंप्लीट डिसीजन मेकिंग दे दिया जाए। क्योंकि अगर मैंने उसकी स्पेशलाइजेशन में से डिसीजन मेकिंग का पार्ट निकाल दिया तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि मैं उसे कंप्लीट डिसीजन, देखो जो एक एक्स है वो वाइस वर्सा। अच्छा 1 मिनट, सबसे पहले अफशा के सवाल का जवाब दूंगा। देखो, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी और इंटेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी, मुझे एक बात बताओ, जब आपने पीआरसी 5 का बैच स्टार्ट किया तब आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? कि मैं जो टीचर पढ़ा रहे हैं मैं उनके साथ साथ बस पढ़ लूं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ूं। मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि यार जो क्लास में हो रहा है एटलीस्ट वो कवर कर लूं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने कोर्स को कवर कर सकूं। लेकिन अगर अब आपकी स्ट्रेटेजी पूछी जाए तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? इंटेंसिव है। अब आप कह रहे हैं नहीं, सर की क्लास को तो रिवाइज करना ही करना है लेकिन मुझे एक्स्ट्रा भी पढ़ना है क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दोनों में फर्क है। डुअल कमांड का मतलब क्या होता है? डुअल कमांड का मतलब ये होता है कि आप, जैसे हम मिसाल के तौर पे हमें दोस्तों में जाना होता है, एक एक नॉर्मल लाइफ से रिलेट बात है। आप पहले अपनी वालदा से पूछते हैं अम्मी जाऊं, अम्मी कहती है मेरी तरफ से इजाजत है, पप्पा से इजाजत ले लो। इसका मतलब एक काम को करने के लिए दो लोगों से परमिशन लेना जरूरी है, एक की परमिशन इनफ नहीं होगी। कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है सेकंड करना किसी की बात। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं, कोई कहता है बारिश हो रही है तो मैं कह रहा हूं हाँ वहां बारिश हो रही थी, इसका मतलब मैंने सेकंड किया, कॉम्प्लीमेंट किया, किसी के कहने को मैंने सपोर्ट किया कि हाँ यार ये काम होता है, आप भी ये काम करें, इस तरह से सक्सेस मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट करना, साथ मिल के बात करना, किसी की बात का साथ देना। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को निमरा मेरे बेटे वापस समझा देता हूं। डिसीजन मेकिंग एक के पास रहेगा, जो भी काम करो मुझसे पूछ के करो।
सुनना मेरी बात, जो भी काम करो मुझसे पूछ के करो, इट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जो भी काम करो उसमें से ये जितने काम है ना, 5 काम, इसके डिसीजन तुम खुद ले लो। बाकी के जो 5-6 काम है उसमें मेरे से पूछे बगैर कोई काम नहीं करना, इट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। स्पैन ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ पीपल अंडर माय जिसे कहना चाहिए एसोसिएशन। What happens in departmentalization if an person expires? तो बेटा अगर एक बंदा मर गया तो क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी? दूसरा बंदा आ जाएगा। एक बंदा थोड़ी है डिपार्टमेंट में। रोहन ने पूछा पोर्टफोलियो क्या होता है? मेरे बेटे पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे जब कोई टीचर आता है तो वो क्या बताता है कि मैंने यहाँ से पढ़ाई की, मैंने फला जगह का एक्सपीरियंस, वो अपना पोर्टफोलियो, अपने एक्सपीरियंस, अपने लाइफ का जो उन्होंने अचीवमेंट की है, जो उन्होंने जहां जहां से इल्म हासिल किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उस तमाम चीजों को हम कहते हैं, तमाम चीजों को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। अब्दुल राफे, आपका जो सवाल है वो ये है कि हिरारकी और स्पैन ऑफ कंट्रोल सेम होता है। बेटा अगर सेम होता तो लिखता हिरारकी स्लैश स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऐसा नहीं लिखा। स्पैन ऑफ कंट्रोल उस हिरारकी के अंदर कितने लोग आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक मैनेजर है, मैनेजर को कहेंगे हिरारकी, मैनेजर को कहेंगे हिरारकी, और उस हिरारकी के अंदर आ रहे हैं 10 लोग, उन 10 लोगों को कहेंगे उस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल है। क्या हो बेटा, सवाल खत्म हो गए क्या? बस आप लोगों के अगर यही सवाल थे तो आई होप कि हमने आज के सेशन को कंप्लीट कर लिया, और आज के सेशन को इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट, बेटा मिसाल के तौर पे फास्ट ट्रैक बैच और मार्च रेगुलर बैच, मैं इसको समझ रहा हूं दो अलग अलग डिपार्टमेंट। या मिसाल के तौर पे इसको भी छोड़ दो, फिर और एक बहस में पड़ जाएंगे आप लोग। फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि यार इस दफा मैं ऐसी बेहतरीन मार्केटिंग करूंगा ना कि प्रोडक्ट्स यूं बिकेंगी, तो वो जाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास और वो कहते हैं कि भाई इतना बजट ही नहीं है मेरे पास पैसे देने के लिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को बोला जाता है कि भाई आप लोग जब देखो हमें पैसे देने में ना नखरे करते हो। तो बोलता है भाई, तो वो कहता है कि भाई देखो हम नखरे नहीं कर रहे, हम, आप जो प्रोडक्ट बेचते हो, यानी सेल्स डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट बेचता है वो क्रेडिट पे बेचता है, तो क्रेडिट पे बेचने की वजह से हमारे पास पैसे टाइम पे नहीं पहुंचते। जब हमारे पास टाइम पे नहीं पहुंचते तो हम आपको मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं दे सकते। तो इस बात पे दोनों का हो गया झगड़ा, इसको कहते हैं इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर अफशा बेटा वही होता है। रोहान बेटा आपका सवाल गलत है। आपका सवाल यह है कि एक डॉक्टर को अगर सर्जन बनना है तो उसकी डिग्री क्यों हाई होती है? तो बेटा ये कैसा सवाल है? अफशा बेटा अगर आपने मेरे बेटे जो सवाल पूछा है,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कल का लेक्चर लें 1 घंटे का। उसमें मेरे बेटे ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर और कंटेम्पररी स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं, लेकिन इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। ट्रेडिशनल का मतलब फंक्शनल और कंटेम्पररी का मतलब क्या है? टीम बेस्ड मैट्रिक्स। ट्रेडिशनल इज इक्वल्स टू फंक्शनल traditional structure is equals to functional, team based is equals to contemporary is equals to matrix। तो ये कल मैंने जो आपको लेक्चर भेजा है, इससे अगर आप 1 आध घंटा लगा के देख लेंगी तो इंशाल्लाह इस सवाल के जवाब मिलेंगे। अच्छा जी, तो मैं यहां पर अपना सेशन एंड कर रहा हूं, और एंड करने से पहले मैं 5 मिनट आपके चाहूंगा। देखिए माशाल्लाह आप सारे बच्चे जो इस टाइम पे आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर नंबर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस कि क्यों उस तरह के नंबर्स नहीं आ रहे। खैर, जो नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, जो आ रहा है उसके सामने ये पूरी हार्डवर्क है आप लोगों की, अपनी भी और मेरी भी, जो थोड़ी बहुत मैं कर सकता हूँ। देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। 2 दिन में हमने एक चैप्टर को वाइंड अप किया है। अब एक रिक्वेस्ट होगी मेरी कि देखो अब भी बहुत से बच्चों ने सारे सवाल नहीं पूछे, तो आप तमाम बच्चे जितने भी अभी तक सवाल मौजूद हैं जो आप नहीं पूछ सके चैप्टर 3 के, मुझे कल तक आप क्या करें, सबमिट करा दें। कल के दिन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा चैप्टर नंबर 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। उसके 5 पेजेस पढ़ने हैं और वो पढ़ के आना है, और कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सबसे क्या कह रहा हूं कि जो बच्चे आपकी क्लास में नहीं आ सके उन तक ये मैसेज आप पहुंचा दें कि आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, और सर ने कहा है कि ये 2 रिकॉर्डिंग देख लें, और इन 2 रिकॉर्डिंग के देखने के बाद भी अगर कोई सवाल है तो उसे रिटर्न फॉर्म में सबमिट कर लें ताकि मैं जवाब दे सकूं। और कल के दिन चैप्टर नंबर 4 के देखो बेटा 5 पेजेस का हिसाब एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है। संदेश बेटा, अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट भूल रहे हो तो इट मींस कि आप ठीक तरीके से उसको कोप अप नहीं कर रहे। देखो हम अगर अपने पेजेस कम करेंगे तो हम अपनी टाइम लाइन से पीछे चले जाएंगे। पीछे का मतलब अगर हम 15 दिन में कर रहे हैं तो अब फिर 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई हिम्मत ना हारें और मेहनत करें। 5 पेजेस कोई बड़े पेजेस नहीं है भाई, आपके सामने ही थे, कितनी बातें थी उसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो मैं इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।